हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जावा प्रोग्राम लिखें। यदि सपोज़ आप एकदम बिल्कुल न्यू हैं, आपने जावा इससे पहले क्लास 6, 7, 8 में नहीं पढ़ी और आपने क्लास 9th में आ करके डायरेक्ट जावा ले ली है, या अभी तक आप क्लास 10th में पहुंच गए और अभी तक आपको कोई भी आइडिया नहीं है कि प्रोग्रामिंग को कैसे करें, स्टार्ट कहाँ से करें, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बना है, जिसमें हम लोग बात करेंगे क्या चीज़ से आप लोग स्टार्ट करें और किस तरीके से आप लोग कोडिंग के लेवल को धीरे धीरे इंक्रीज़ करते जाएं। तो सबसे पहली बात हम लोग करेंगे, जब भी आप जावा का प्रोग्राम लिखें तो इस तरीके से लिखें। सबसे पहले नंबर पे कुछ मैं स्टेटमेंट्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। यदि आपने अभी तक जावा बिल्कुल भी समझ में नहीं आई है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आता कि जावा प्रोग्राम होता क्या है, बिल्कुल एकदम हाथी दांत की तरह लगता है जावा, तो उस केस में आप लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं इस वीडियो को, ये आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है। अब जो मैं लाइंस लिख रहा हूँ उसको मैं पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से आपको करना है कोड, क्या आपको ध्यान में रखना है, स्टार्टिंग में क्या चीज़ आपको रटनी पड़ सकती है यदि आपको समझ में नहीं आ रही है, और उसके बाद फिर जब आप थोड़ा सा बिल्डअप हो जाओगे तो वहाँ से आप आगे स्टार्ट कर दोगे। जनरली मैं रटने को रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन थोड़ा सा स्केलेटन जो है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप रट सकते हो। बेसिकली इतना सा आपको क्या करना, जो भी लाइंस अभी आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई हैं, ये लाइंस आपको यदि समझ में अभी तक जावा कुछ भी नहीं आई, इन लाइंस को बिल्कुल रट डालिए। अब इन लाइंस को रटने से पहले थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात कर लेते हैं। ये है इंपोर्ट फाइल्स। बेसिकली ये काम क्या करती हैं, ये काम करती आपको लाइब्रेरी से कनेक्ट करने का, या शॉर्ट में बोलें तो ये काम क्या करती है, जो भी आप प्री डिफाइंड चीज़ें, जो भी जावा जिस समय कंपाइलर बनाया गया, डेवलपर्स ने जो भी चीज़ें आपके लिए बना करके रखी जिनको हमको सिर्फ यूज़ करना है, उनके डिटेल में नहीं जाना है कि कैसे कर रही, क्या कर रही हैं। डिटेल में आगे फ्यूचर क्लासेस में, जब आप आगे क्लासेस में जाओगे, 11th 12th ग्रेजुएशन लेवल पे जाओगे, तो वो सारी चीज़ें हैं। अभी के लेवल पर सिर्फ आपको यूज़ करना। तो ये क्या है, ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज से कनेक्ट करने के लिए, प्री डिफाइंड फंक्शन से कनेक्ट करने के लिए ये दोनों लाइन लिखी जाती हैं। पहली चीज़ ये हो गई। अगला, जो भी आप जावा का कोड लिखते हो, इन इंपोर्ट फाइल्स को छोड़ करके जो भी आप जावा का कोड लिखते हो, वो कोड आपका पूरी तरीके से क्लास के अंदर इनक्लोज होना चाहिए, क्लास के अंदर बंद होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जावा का कोई भी कोड क्लास के बाहर नहीं होता है। सिर्फ ये दो इंपोर्ट लाइंस होती हैं, ये कोड, ये जो लाइंस होती हैं ये जावा के बाहर होती हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी कोड के बाकी सारी चीज़ें आपकी जो कोड है वो आपका क्लास के अंदर होना है, ठीक है। बाकी जितना भी कोड है वो आपका क्लास के अंदर होना है। ऐसे करके आपने क्लास बना ली। अब ये जो कर्ली ब्रेसेस है, इनसे ये पता चलता है क्लास यहाँ पे शुरू हुई है, इसका पेयर कहाँ पे, इसका पेयर यहाँ पे, यहाँ पर जा करके क्लास ख़त्म हुई है। तो जब मैं सिंपल टर्म्स में बोल रहा हूँ कि आपको क्लास के अंदर लिखना है, तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ कि जो भी कोड है वो आपका इन दो कर्ली ब्रेसेस के अंदर आना चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, आपका कोई भी जावा का कोड मेन फंक्शन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है। जावा का कंपाइलेशन का जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जब भी आप कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हो, रन करते हो, तो वहाँ पे मेन फंक्शन को होना कंपलसरी है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि हर एक कोड में आपका ये जो लाइन है, ये जो पहली लाइन है, यहाँ से क्या कर रहे हो, ये मेन फंक्शन बना रहे हो, उसके बाद मेन फंक्शन शुरू यहाँ पे हो रहा है और ख़त्म यहाँ पे हो रहा है। अभी स्टार्टिंग में आपको एक चीज़ जो मैंने अभी ऊपर बोली कि सारा का सारा कोड आपका क्लास के अंदर होना चाहिए। दूसरी चीज़ मैं अभी स्टार्टिंग में आपको ये मानने के लिए बोल रहा हूँ, आगे चल करके आप जब कोड में एक्सपर्ट हो जाओगे देन यू विल अंडरस्टैंड इट। अभी के लिए मैं मानने के लिए बोल रहा हूँ कि पहली चीज़ आपका सारा कोड क्लास के अंदर होना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, सारा कोड आपका वाइट मेन के अंदर होना चाहिए, इस फंक्शन के बीच में होना चाहिए। तो क्लास 9th का लेवल पे आप जो भी चीज़ें पढ़ते हो, जब तक आप फंक्शन और मेथड वाला चैप्टर नहीं पढ़ लेते हो, तो जो भी चीज़ है वो आप, जो भी कोड है आप वो यहाँ पर इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखोगे। ये हुआ तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ध्यान रखने वाला बात है कि जैसे यहाँ पर सपोज आपने इफ स्टेटमेंट ऐसे करके यूज़ किया, फॉर यूज़ किया ऐसे करके,
जहां कहीं पर भी आपके इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस खुल रहे हैं, इस स्टेटमेंट के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस खुल रहे हैं, वैसे ही यहां पर भी ये पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस खुल रहे हैं, क्लास सैंपल के जस्ट बाद कर्ली ब्रेसेस खुल रहे हैं, तो यहां कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं आएगा, यहां कहीं पर भी सेमीकोलन नहीं आएगा, यहां पर भी सेमीकोलन नहीं आएगा, यहां पर भी सेमीकोलन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसके जस्ट बाद आपके कर्ली ब्रेसेस खुल रहे हैं। तो ये तो हो गया चौथा पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है कोड लिखते समय। अगली चीज, अब आप इन कोड्स के, इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्या लिखोगे? सपोज ये हमारा पहला प्रोग्राम है, तो मैंने यहां पर लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ये स्टेटमेंट होता है, इस स्टेटमेंट के बाद ये वाले ब्रेसेस लगते हैं और यहाँ पे लगता है डबल कोट्स। इसके अंदर आपने हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता जो भी लिखा वो वैसा का वैसा ही प्रिंट होगा। जावा कंपाइलर उसमें दिमाग नहीं लगाता है। हाथी, घोड़ा, गधा, कुत्ता जो भी आपने लिखा वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। और जो भी आपका स्टेटमेंट होगा, अब देखिए यहाँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के बाद तो कर्ली ब्रेसेस खुल नहीं रहे, तो यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा। सेमीकोलन का मतलब होता है जावा में एंड ऑफ स्टेटमेंट, मतलब इस स्टेटमेंट का अगले स्टेटमेंट से कोई भी संबंध नहीं है, ये स्टेटमेंट अपने आप में कंप्लीट है और यहाँ पर आकर के एंड हो गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पॉइंट्स आपको मैंने अभी बताया, जो पॉइंट्स आपको याद रखने हैं बेसिक तौर पर स्टार्टिंग में, धीरे धीरे जब आप प्रोग्राम्स लिखना स्टार्ट करोगे तो ये पॉइंट्स जो कोड में बता रहा हूं, जो पॉइंट्स बता रहा हूं, धीरे धीरे आपकी हैबिट में आ जाएंगे। तो आपको इनको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगी, आपकी मसल मेमोरी बन जाएंगे। जैसे गाड़ी चलाते समय बहुत सालों से गाड़ी चला रहे हो तो ध्यान नहीं लगाना पड़ता कि चाबी कहाँ पे लगाएंगे। एग्जैक्टली आप रोज वही गाड़ी चला रहे हो, सालों से चला रहे हो, तो एग्जैक्टली अपने आप हाथ वहीं पे जाता चाबी पे। ब्रेक लगाते हो, ब्रेक लगाने के बाद पैर लगाना टू व्हीलर में, इसके लिए दिमाग नहीं लगाना पड़ता। वैसे ही स्टार्टिंग में आपको इन कोड्स को, जो लाइंस आपकी लिखी हुई हैं यहाँ पर स्क्रीन पर, उनको रटना पड़ सकता है। यदि आपको समझ में नहीं आ रही तो रट डालिए, कोई उसमें बुराई नहीं है, रट डालिए। धीरे धीरे जब आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे तब आपको इनका एक एक इंपॉर्टेंस आगे समझ में आता चला जाएगा। यदि आपने क्लास 8th में 7th में कंप्यूटर्स नहीं ली है, कंप्यूटर्स नहीं पढ़ी है, या प्रोग्रामिंग को किसी तरीके से रट के धक्का मार के पास हो गए हैं और क्लास 9th के लेवल पर आप कंप्यूटर ले रहे हैं, तो बेसिकली ये वीडियो आपके लिए ही बना हुआ है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस करी, पहली चीज़ डिस्कस करी यहाँ पर ये इंपोर्ट फाइल्स, इसकी हैबिट बना लीजिए। अब बहुत से लोग कहेंगे इंपोर्ट फाइल्स क्यों डाली, यहाँ पर तो हमने स्कैनर यूज़ नहीं किया, यहाँ पर तो हमने कोई चीज़ यूज़ नहीं करी, फिर क्यों डाली। फिर से मैं कह रहा हूँ ये वीडियो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है। आप बहुत सारी चीज़ें कह सकते हो कि ये आपका यहाँ पर सेमीकोलन क्यों लगाया, फॉर के आगे तो बिना सेमीकोलन लगा के भी कभी लिख सकते हैं, तो उससे क्या फंक्शनैलिटी एंड होती है। तो फिर से मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये वीडियो एक्सपर्ट्स के लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है जिनको जावा का JB समझ में नहीं आता है, जिनको ये भी समझ में नहीं आ रहा कोड कहाँ से स्टार्ट करें, तो उनके लिए मैं ये रूल्स बता रहा हूँ। तो उनको आप प्लीज जावा, उनका कोड स्टार्ट होने दो। जावा को इतना ज्यादा हवा मत बनाओ कि वो कभी बेचारा बच्चा जावा स्टार्ट ही ना कर पाए, उसे समझ में नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें। तो उस केस में जो मैं रूल्स बता रहा हूँ इसको आप गांठ बांध लीजिए, एकदम बिल्कुल रट लीजिए, ऐसा ही मुझे करना है। फिर से रिवाइज कर लेता हूँ। पहले नंबर पर जावा की लाइब्रेरी फाइल्स, आपने 2 लाइब्रेरी फाइल्स डाला क्लास 9th के लेवल पर, दीज 2 आर ओनली रिक्वायर्ड, ये डाल दिया। अगली चीज, जो भी कोड है वो आपका पूरा पूरा क्लास के अंदर ही आना है हमेशा। तीसरी चीज, हर एक कोड में आपका मेन फंक्शन होना कंपलसरी है, और अभी के लिए आप ये रूल बना लीजिए जो भी चीजें आप लिखोगे सब मेन के अंदर लिखोगे, सब कुछ मेन के अंदर ही ढेर लगाते चले जाओगे, दिमाग नहीं लगाना। यदि कहीं पे कोड बाहर भी लिखा हुआ है, सपोज यहाँ पे कोई वेरिएबल लिखा हुआ है, कोई दूसरी चीज लिखी हुई है, आप उसको भी मेन के अंदर ठूंस दो, चलेगा। अभी क्लास 9th के लेवल पर, स्टार्टिंग के लेवल पर जब आपको जावा बिल्कुल समझ में नहीं आ रही, सब कुछ मेन के अंदर ठूंस दो। बट आपको ध्यान ये रखना है, जैसे पब्लिक लिखा है, स्टैटिक लिखा है, वाइड लिखा है, मेन लिखा है, इसमें स्मॉल और कैपिटल का ध्यान रखना है, क्योंकि जावा आपकी केस सेंसिटिव होती है। पब्लिक का P स्मॉल है, स्टैटिक का S स्मॉल है, V स्मॉल है, मेन का M स्मॉल है, ये याद रखना। अब इसके अंदर कहीं कहीं पे आपको कोड मिलेगा जहाँ पे लिखा होगा स्ट्रिंग ARGS, अभी के स्टार्टिंग में उसको भी छोड़ दो, उसकी भी जरूरत नहीं है, मेक इट ब्लैंक, उसको ब्लैंक जाने दो। उसके बाद जो अगला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया, कहाँ पर आपका सेमीकोलन लगना है, तो उसके लिए दिमाग लगाने वाली बात यह है कि जैसे ही आपका कर्ली ब्रेसेस लगेगा उसके जस्ट ऊपर वाली लाइन में आपको सेमीकोलन नहीं लगना है। अगली चीज,
यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगना है, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगना है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये ऐसा स्टेटमेंट है जिसको आपको रट लेना है। इसके अंदर हाथी घोड़ा गधा कुत्ता जो भी लिखोगे वो वैसा का वैसा ही प्रिंट हो जाएगा। और सारे के सारे कोड्स में आपको जो नेक्स्ट चीज है, जो छठी चीज बता रहा हूँ, सारे के सारे कोड्स में आपको ध्यान रखना है नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रेसेस। ये करली ब्रेसेस है, यहाँ पे करली ब्रेसेस खुल रहा है तो जितने खुल रहे हैं, एक ये खुला दूसरा ये खुला तो क्लोज भी उतने ही होने चाहिए। एक ये बंद हुआ एक ये बंद हुआ, तो नंबर ऑफ ओपनिंग ब्रेसेस पे आपको ध्यान देना है, कितने ब्रेसेस खुल रहे हैं कितने ब्रेसेस बंद हो रहे हैं, दैट शुड बी सेम। और यहाँ पर जब भी आप ब्रेसेस कहीं पर भी लगाओगे, जैसे यहाँ पर पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन के अंदर ये वाले ब्रेसेस लगे, तो ऐसा नहीं आप इनका ये वाला लगा करके ये वाला क्लोज वाला नहीं लगाओगे। जब भी ये लगाओगे तो कहीं ना कहीं पे क्लोज इसको होना ही चाहिए। तो चाहे आपके ये वाले ब्रेसेस हो चाहे आपके ये वाले ब्रेसेस हो, कहीं पर भी आप लगाओगे उसका पेयर आपको जरूर लगाना है। ये तो हो गया आपका पहला बेसिक, जो आपका क्या है फर्स्ट बेसिक आपको ये हो गया। ये कोड आपको लिखना है, एग्जीक्यूट कराना है। आप कोई भी आईडीई यूज कर सकते हो, ब्लूजे यूज कर सकते हो, कोई भी दूसरी आईडी यूज कर सकते हो, दैट डजंट मैटर। लेकिन अभी क्लास 9-10 के लेवल पर आपका, क्योंकि आपका जो प्रैक्टिकल एग्जाम होता है वो आपका इंटरनल एग्जाम्स होता है, और ज़्यादा फोकस आपको किस पे करना है, 100 मार्क्स के पेपर पे करना है, जो आपका थ्योरी पेपर है, जिसमें आपका स्पेशली आता है पार्ट बी वाला सेक्शन। तो ये जो लेक्चर सीरीज स्टार्ट करी है वो इसीलिए स्टार्ट करी है कि यदि आपको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, बिल्कुल गिरते पड़ते चले जा रहे हो और सारी क्लास जावा बिल्कुल दौड़ते चली जा रही है, तो उस केस में आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो। ये हो गया आपका पहला प्रोग्राम। अभी एक और चीज़ बताएंगे, बहुत से लोगों को ये समझ में नहीं आता होगा, कहीं पर भी कोड में ऐसे करके लिख दिया इंट A10, इसका क्या मतलब हुआ, ये इंट कौन सी बलाए है। यहाँ पे लिख दिया फ्लोट, ये फ्लोट किस भूत का नाम है, और लिखा तो क्यों लिखा, और लिखा तो उसके आगे डेसिमल वैल्यूज क्यों लगाई। इसी तरीके से इंट फ्लोट कैरेक्टर लिख दिया, कैरेक्टर C इक्वल्स टू ऐसे करके लिख दिया। ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने सुनी होगी। आप लोगों ने सुना होगा लॉन्ग का नाम सुना होगा, डबल का नाम सुना होगा, शॉर्ट का नाम सुना होगा। तो अभी आपके काम के स्टार्टिंग में आपके काम की क्या चीज़ें, आपके काम की मात्र ये 3 चीज़ें, इसमें से भी ये 2 आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है, बेसिकली जब आप कहीं पर भी कोई भी चीज़ रखने जाओगे, सपोज ऐसे करके आपके कोई एक स्टोरेज स्पेस है, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे करके लॉकर्स बने हुए हैं, उसमें से आपके जैसे मिठाई की दुकान में ऐसे करके काउंटर पर ऐसे करके स्पेस बना होता है, और उसके अंदर आपका यहाँ पे देखोगे नीचे की तरफ यहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है, जो क्या करता है ठंडा करने का काम करता है। अब जैसे कोई मिठाई है आपकी छेने की मिठाई है तो वो जल्दी खराब हो सकती है, तो दुकानदार क्या करेगा, उसे कंप्रेसर की जहाँ से हवा आ रही होगी उसके पास रखेगा। कोई मिठाई है जो कम देर में खराब हो सकती है, जैसे सपोज बर्फी है कुछ है तो कम देर में खराब होगी, ज़्यादा दिन चल सकती है, तो क्या करेगा अंदर जगह खत्म होने पर उसको बाहर रख देगा। ये एग्जाम्पल क्यों दिया, क्योंकि ये जो चीज़ है बेसिकली अब हम लोग कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमको क्या चाहिए, डेटा को स्टोर करना है। डेटा को स्टोर क्यों करना है, क्योंकि फ्यूचर में यदि रिक्वायरमेंट पड़े तो हम डेटा को यूज कर सकें, डेटा को निकाल सकें। यहाँ पे भी तो वही कहता है, दुकानदार क्या करता है, यहाँ पे बर्फी क्यों बना करके रखता है, ताकि दुकानदार जब कोई कस्टमर आए तो उसको ये ना कहना पड़े भैया 10 मिनट को हम बना के दे रहे हैं, नहीं, उसकी रेडी होनी चाहिए, तुरंत ऐसे उठाया, तुरंत ऐसे तराजू में रख करके तौला, उसको पैक करके दे दिया। यहाँ पे छेने की मिठाई उठाई, कितने पीस चाहिए, 10 पीस चाहिए, 10 पीस ऐसे पैक करके दे दिया। तो ये थोड़ी ना कहेगा तुरंत आपको वेट करो मैं बना के दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। वही चीज़ यहाँ पर है। अब ये क्या हो रहा है, इस स्टेटमेंट से क्या होता है, इसको मैं कई बार क्लास में भी बता चुका हूँ, बट यदि कोई दूसरे स्कूल्स के बच्चे देख रहे हैं तो ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर एक मेमोरी लोकेशन का मतलब आप ऐसे समझ लो जैसे आपकी कवर्ड होती है, जैसे आपकी अलमारी होती है जहाँ पर सामान रखते हो, ये मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी। इसमें वेरिएबल का नाम A है, इसमें डेटा कौन सा स्टोर हो रहा है, इंटीजर। अब ये इंटीजर किस भूत का नाम है, इंटीजर डेटा टाइप है, जिससे ये पता चलता है यहाँ पर नंबर स्टोर है। कौन सा नंबर स्टोर है, जिसको आपने 0 से 9 तक कोई नंबर है या उसके कॉम्बिनेशन से कोई नंबर बना है 0 से 9 तक के, तो वो नंबर आप यहाँ पर स्टोर करने वाले हो। और इससे क्या पता चलता है इंटीजर से, इससे ये पता चलता है कि भाई ये जो है इसमें इंटीजर टाइप की प्रॉपर्टीज लगाई जा सकती हैं। अभी आप उसमें डिटेल में मत जाओ। यदि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो क्या होगा, एक मेमोरी लोकेशन रिजर्व होगी, A करके वेरिएबल है, इंटीजर डेटा टाइप का वेरिएबल है, यहाँ पे वैल्यू 10 स्टोर हो जाएगी। बस इतनी सी चीज़ है।
जब फ्लोट की बात करते हैं तो फ्लोट में कुछ नहीं है, फ्लोट में भी आपका इंटीजर की ही तरह है, 0 से 9 तक का नंबर या 0 से 9 तक के किसी कॉम्बिनेशन का नंबर होगा। बट यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट में बात करेंगे 20.07। तो बेसिकली आपका जो भी न्यूमेरिक डेटा है वो यहाँ पे दो तरीके से डिवाइड होता है, एक है आपका इंटीजर जिसमें आपका नॉन डेसिमल के बारे में बात करेंगे, एक है आपका फ्लोट जहाँ पे डेसिमल की तरह बात करेंगे। अब इस केस में क्या होगा, जब फ्लोट b इक्वल्स टू 20.5 होगा तो उस केस में भी मेमोरी लोकेशन रिजर्व हो जाएगी, वेरिएबल नेम b आ जाएगा यहाँ पर और ऊपर लिख दिया जाएगा ये फ्लोट है। अब ये जो आपका फ्लोट लिखा गया ये वैसे ही लिखा गया जैसे किसी घर में किसी गाड़ी के ऊपर लिखा होता है ना, ये आर्मी की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, ये भारत सरकार की गाड़ी है, ये उत्तर प्रदेश सरकार की गाड़ी है। तो उससे क्या पता चलता है, सरकारी गाड़ी है भाई, इससे टैक्स नहीं लेना या इसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस कम लागू होंगे ज़्यादा लागू होंगे, तो एक कैटेगरी देख करके ही समझ में आ जाता है। जैसे आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं, आर्मी की गाड़ियाँ होती हैं वो ओजी कलर में करी जाती हैं, ऑलिव ग्रीन कलर में पेंट करी जाती हैं। किसी भी आरटीओ में कोई भी गाड़ी आप पर्सनल यूज के लिए ले रहे हैं तो उसको आप ओजी कलर में पेंट करा करके रजिस्टर नहीं करा सकते, क्योंकि वो रिजर्व है आर्मी के लिए। वो कलर देखते ही आपको समझ में आ गया आर्मी की गाड़ी है। जैसे कोई आईएएस है, पीसीएस है, डीएम है, तो वो क्या करता है, बाहर टैग लगा लेता है जिला अधिकारी की गाड़ी है, उप जिला अधिकारी की गाड़ी है। तो उसे क्या पता चलता है, उससे पता चलता है भाई अंदर कौन बैठा है। तो ये जो इंटीजर है, ये जो फ्लोट है, ये कैसे काम कर रहा है, ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे आपने टैग लगा दिया कि ये चौहान साहब की गाड़ी है, ये मिश्रा जी की गाड़ी है, ये पुलिस की गाड़ी है, ये आर्मी की गाड़ी है, ये जिला अधिकारी की गाड़ी है, ये पंचायत प्रमुख की गाड़ी है। तो ये जो टैग है ये वैसे ही काम कर रहा है। इससे ये पता चलता है इसके अंदर कौन सा डेटा है और उस डेटा के साथ आपको क्या करना है, ये उसको देख करके ही पता चल जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आर्मी की गाड़ी को एक्सटेंशन मिलता है टोल टैक्स से, तो जैसे ही आर्मी की गाड़ी दूर से आती है तो ऑटोमेटिकली टोल वाले अपने आप उसका जो बैरियर होते हैं उसको खोल देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है आर्मी की गाड़ी का टैक्स नहीं पड़ना। तो उसी तरीके से जैसे उस टैग को देख करके क्या किया टोल वालों ने, टोल टैक्स वाला जो डंडा होता है उसको खोल दिया, गाड़ी निकल गई। तो यहाँ पर भी ये उसी तरीके से काम करता है। तो बेसिकली ये कुछ नहीं, कोई बहुत बड़ा भूत प्रेत या डरने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, ये सिर्फ डेटा टाइप है जिससे पता चलता है कि उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में किस तरीके का डेटा स्टोर है। इंटीजर और फ्लोट का मेनली काम पढ़ने वाला है। कैरेक्टर जब आप आगे बढ़ें तो कैरेक्टर को तब देख लीजिएगा, तब आपको एक्सपर्ट लेवल पर एक्सप्लेन किया जाएगा। अभी न्यूमेरिक डेटा दो तरीके से स्टोर होता है, एक है इंटीजर जिसमें आपका नॉन डेसिमल डेटा बट 0 से 9 तक का कोई भी डिजिट कोई भी कॉम्बिनेशन स्टोर हो सकता है। फ्लोटिंग पॉइंट इसे बोलते हैं बेसिकली, बट लिखते फ्लोट हैं। तो फ्लोट से क्या होता है, फ्लोट से ये होता है कि उसमें डेसिमल का जो डेटा है वो स्टोर हो सकता है 0 और 9 के कॉम्बिनेशन से। तो ये मैं कुछ ऐसी लेक्चर सीरीज चलाना चाह रहा हूँ जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया, सब्जेक्ट चूज़ किया, या उन्होंने ऐसा सब्जेक्ट चूज़ किया किसी दूसरे स्कूल से आए, वहाँ पर इतनी अच्छी कोडिंग नहीं सिखाई गई, या उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कोडिंग किस बला का नाम है, पास होंगे कि फेल होंगे। तो मैं उनके बिल्कुल बेसिक लेवल के लिए कुछ रूल्स बता दे रहा हूँ। ये रूल्स दिमाग में रख लीजिए, आप करते जाइए कोड एक बार लिखना स्टार्ट करिए। कोड से आप डरेंगे तो कभी नहीं होगा, सीधी बात है। जिस चीज़ से आप डरते हो वो चीज़ हमेशा आपके दिमाग पे हावी रहती है, सपने में भी दिखाई देगी, आपको उससे बड़ा डर लगेगा। और जिस दिन आपने छाती ठोक के कहा इसकी ऐसी की तैसी, अब तो कोड मुझे सीखना है, ये भी तो इंसानों ने ही बनाया और इतने सारे मेरे क्लासमेट सीख रहे हैं, तो क्या मेरा दिमाग कम है? बिल्कुल नहीं कम है। यदि दिमाग कम भी है तो भी कोई दिक्कत की बात है, मैं मेहनत करके उस चीज़ को फिलफिल कर लूँगा। तो सिस्टम उठाइए, कोड लिखना स्टार्ट करिए, भले एक लाइन लिखो, नहीं समझ में आ रहा है इम्पोर्ट के आगे क्या लिखें, फिर से पूछो, अपने टीचर से पूछो, यहाँ कमेंट सेक्शन में पूछो इसके आगे कैसे कर सकते हैं। और यदि आपको कोई और तरीके का लेक्चर चाहिए और ज़्यादा बेसिक लेवल पर चाहिए, या कहीं पर आप स्ट्रगल कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिए। वी विल कस्टमाइज अवर कंटेंट अकॉर्डिंग टू दैट सो दैट यू कैन गेट बेनिफिटेड फ्रॉम दैट। आपका बेनिफिट होना चाहिए, आपको कोड आना चाहिए बस। कोड से बिल्कुल डरो नहीं, कोड तो बिल्कुल एकदम पटक के मारो कि अब तो बिल्कुल इसको सीख ही लेना है, कोई गड़बड़ नहीं करनी, अब तो बिल्कुल इसके पीछे ही पड़ जाना हाथ दौड़ के, तो अपने आप आ जाएगा। सीधी सी बात है, जिस चीज़ से आप डरोगे कि अब कोड आ गया तो कोड छोड़ दें, पेपर में सिर्फ थ्योरी दे करके पास हो जाएं, यदि आपकी ऐसी थिंकिंग है तो ये आपको कोड सीखने नहीं देगी। और कभी भी, मैं ऑलरेडी कहता हूँ, कभी भी आप कंप्यूटर पे कोड टाइप करो, पेपर पे कोड लिख रहे हो, बुक से कॉपी मत करो। हम लोगों की आदत होती है, सॉल्व एग्जाम्पल उठाया, टेप दिया। ये लैब किसके लिए, जो लैब सेशन हो रहे हैं, प्रैक्टिकल सेशंस हो रहे हैं, किसके लिए? आपके लिए हैं। जब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है आगे क्या करना है, किताब से देखो, बिल्कुल देखना मना नहीं है, किताब से देखो, सोल्यूशन से देखो, नोट से देखो, उसके बाद
उसको बंद कर दो। फिर जो लाइन देखी, भले एक लाइन आपने देखी, एक लाइन आपको याद रही, उसको टाइप करो। उसके बाद फिर फंस गए, फिर किताब से देखो, किताब को बंद कर दो, फिर टाइप करो। यदि आपकी किताब सामने खुली रहेगी, नोट सामने खुले रहेंगे और आपकी टाइपिंग चलती रहेगी, तो माय डियर ऐसे प्रोग्रामिंग नहीं आने वाली है। जिस समय कोड करो, लैब में बैठो, उस समय बिल्कुल अपने आप को अकेले समझो। जिस समय सिस्टम पे बैठो, उस समय सारे के सारे काम भूल जाओ। अब कोड करना है, फिर किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, एक लाइन हमने देखना है, एक लाइन अपने को टाइप करना है। यदि आपकी किताब खुली है, कंप्यूटर पे टाइपिंग भी चल रही है, तो वो तो काम रोबोट भी कर सकता है। कहीं से वो कोड उठाओ, कॉपी कर दो, आप गूगल लेंस से कोड कॉपी करके लिख दो, आउटपुट आ जाएगा, बट उससे फ़ायदा नहीं होगा, उससे आप सीख नहीं पाओगे। यदि आपको कोडिंग सीखनी है तो आपको कोडिंग के लिए बिल्कुल एकदम हिम्मत जुटा करके बिल्कुल कोड को पीटने के लिए जुटना पड़ेगा कि कोड को एकदम उठा उठा के पीटो, कैसे नहीं आएगा। यदि आपने ये बिल्कुल दिमाग में बैठा लिया कैसे नहीं आएगा, तब आ जाएगा। और यदि आपने कहा कि नहीं, पेपर का कैलकुलेशन किया, 40 नंबर का ये आता है, 20 नंबर का ये आता है, यदि मैंने इसको छोड़ दिया तो भी मेरा ज़्यादा नुकसान नहीं है, ऐसे कर लेंगे, तो फिर कंप्यूटर साइंस मत लो, कंप्यूटर एप्लीकेशन मत लो, सीधे कोई भी दूसरा सब्जेक्ट ले लो, आराम से अच्छे नंबरों से पास हो जाओ, फिर आपके लिए कोड बना नहीं है। और यदि आपके अंदर ये हिम्मत है कि बिल्कुल कोड को पटक करके मारेंगे, बिल्कुल एकदम, कैसे नहीं आएगा। लिखा तो इंसानों ने, कि भूत प्रेत की लैंग्वेज है क्या जावा? लिखा तो इंसानों ने, बनाया डेवलपर्स नहीं है। हर चीज, हर व्यक्ति आपका सपोर्ट करेगा। और कहीं पर भी आपको कोई डिफिकल्टी हो रही है, प्लीज पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड इट एज सुन एज पॉसिबल। और यदि आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी नॉलेज गेन हुई है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। अपने फ्रेंड्स के साथ जो कहीं पर किसी दूसरे स्कूल्स में पढ़ते, कहीं दूसरी जगह पर है, जिनको कोड में डिफिकल्टी हो रही, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, काला अक्षर भैंस बराबर हो रहा है कोड में, तो उनके साथ शेयर करिए। हो सकता है शायद उनकी ये प्रॉब्लम इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाए। So once again, thank you everybody for watching this video. Please like, share and comment.